Good evening, friends. So this is the second video of the RV series. So today we are going to start with another index. So today's index name is impairment of assets. So basically, to start with, we first need to understand what is the objective of this particular index. Okay. So the objective of this particular Ind AS is that none of the asset should be carried at more than its recoverable amount. ओके सो एक क्लियरली ये बोलना चाहता है कि आपके एसेट की जो औकात है उससे ज्यादा में उस एसेट को आप कैरी मत कीजिए ओके इसमें अपने वी विल गो इनटू फर्दर डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकवरेबल वैल्यू बट जस्ट टू बेसिक गिव यू अ बैकग्राउंड दैट व्हाई दिस इंड एस केम इनटू पिक्चर इज कि टू अंडरस्टैंड वेदर any asset if is carried more than the recoverable value then we will have to reduce it to the recoverable of value. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये इंड एस किसके ऊपर अप्लाई करता है एंड किसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा. तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में समझना हो तो किसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा एसेट्स के ऊपर. सो वेदर दिस विल अप्लाई टू ऑल द एसेट्स और इट विल नॉट अप्लाई टू ऑल द एसेट्स. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. ओके इट शैल नॉट apply to the following. तो सबसे पहले ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, इन्वेंट्री के ऊपर. इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे इंड एस 2 अप्लाई करेगा. फिर ये अप्लाई नहीं करेगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर इंड एस 11 अप्लाई करेगा. फिर ये अप्लाई नहीं करेगा डिफर्ड टैक्स के ऊपर, इसके ऊपर आपका करेगा इंड एस 12. डिफर्ड टैक्स ओके. उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट. इसके ऊपर आपका इंड एस 19 होगा. उसके बाद आता है बायोलॉजिकल एसेट्स, उसके ऊपर आपका इंड एस 41 आएगा. उसके बाद आता है आपका नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसके ऊपर इंड एस 105 आएगा. माइनिंग राइट्स, इसके ऊपर आपका इंड एस 106 आएगा. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर आपका इंड एस 104 आएगा. एंड फाइनेंशियल एसेट्स, इसके ऊपर आपका इंड एस 109 आएगा. ओके तो बेसिकली अब अगर मेरे को ये समझना कि इतने सारे एसेट्स पे नहीं होगा तो ये अप्लाई किसके ऊपर होगा. तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं लिखूं तो बेसिकली इट विल अप्लाई टू ऑल द फिक्स्ड एसेट, all the intangible assets and all the investments that a company do. फिक्स्ड एसेट में आपका क्या क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा. इंटेंजिबल में ऑल, हम लोग ने 6 टाइप के इंटेंजिबल पढ़े हैं तो 6 और 6 टाइप के इंटेंजिबल यहाँ पे आ जाएंगे. और हमने कोई सब्सिडरी में या जॉइंट वेंचर में कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा. So now to start with this particular Ind AS, first and foremost thing, concept number 1 that we need to understand is what is the difference between depreciation and impairment. एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल हमें डेप्रिसिएशन बहुत इजीली समझ आता है क्योंकि बचपन से हम लोग ने डेप्रिसिएशन देखा है. मतलब क्लास 11 में हमने स्टार्ट किया था तब से हम डेप्रिसिएशन को देख रहे हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग कर रहे हैं. ओके बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट का एक नया पूरा का पूरा स्टैंडर्ड क्यों लाया गया
इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन का बेसिक डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन आपका कब होता है? डेप्रिसिएशन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जैसे डिफाइन करता है, आपका कभी भी इफ्लक्स ऑफ टाइम, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, या फिर तो ऑब्सिलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर तो चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर कुछ होता है तो आपका उस कारण से आप पर्टिकुलर डेप्रिशिएट करते हो। बट इम्पेयरमेंट आप कब करते हो? ये सारी कंडीशंस जो है वो एक सिंपल कंडीशंस है जिसका अकॉर्डिंगली आप डिप्रिशिएट करते हो। बट अगर मेरे को मैं इनको इम्पेयरमेंट करना है मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा व्हाट आर द नॉन रेकरिंग इवेंट्स। ओके, व्हाट आर द नॉन रेकरिंग इवेंट्स। तो इसके एग्जांपल्स जैसे होंगे, अगर आपकी कोई फैक्ट्री थी वो क्लोज डाउन हो रही है, क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्री विल बी वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल कैन बी आपकी फैक्ट्री में या आपकी ऑफिस में कोई मेजर डैमेजेस हो गए। थर्ड एग्जांपल कि आपकी जो प्रोडक्ट थी उसकी मेजर फॉल इन डिमांड हो गई, आपका प्रोडक्ट अब कोई लेना ही नहीं चाहता। ओके, इसका अपने सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आज के दिन में हम लोग देखें तो टाटा स्काई का एग्जांपल लेते हैं। टाटा स्काई वाज प्रीमियम सेगमेंट में वो डिश एंटीनाज और डिश टीवी बेचता था। बट आफ्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कमिंग इन, आफ्टर ओटीटी कमिंग इन, मोस्ट ऑफ अस आर ऑन इधर नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ, टाटा स्काई के जो ये बेसिक प्रोडक्ट थे डिश एंटीना, उसकी फुल डिमांड गिर गई, उसके सेट टॉप बॉक्स की पूरी डिमांड गिर गई। तो वहां पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होना चाहिए, वहां पे इम्पेयरमेंट हो सकता है। दो नाउ दे हैव कम विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम टाटा स्काई बिंच, तो दैट कैन सेव देम टू एक्सटेंड, बट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग तो बनता है। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन एंड अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, डिफाइन कैसे करना है, हमें इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इम्पेयरमेंट हम लॉस कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल वैल्यू। ओके, नाउ अगर मेरे को इसको और डिटेल में समझना है, तो अगर मैं कैरिंग अमाउंट को समझने का कोशिश करूं, तो कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस टिल डेट। तो मैं सिंपल टर्म से बता बोल सकता हूं कैरिंग अमाउंट वो वैल्यू हो गई जो मेरे बैलेंस शीट में आज के दिन पे 31 मार्च को आ रही है। करेक्ट। अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरेबल वैल्यू। ओके, अब रिकवरेबल वैल्यू को यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होगा और इसका कॉन्सेप्ट हमें आना बहुत जरूरी है। रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज हायर ऑफ द टू। दो चीज की हायर वैल्यू गिनी जाएगी। पहला हमें बोला गया है फेयर वैल्यू ऑफ द असेट लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और मेरे को दूसरा बोला गया है वैल्यू इन यूज। ओके, अब इन दोनों की जो फेयर वैल्यू आएगी, इन दोनों की जो हायर वैल्यू आएगी, उसको मैं रिकवरेबल अमाउंट मानूंगा। तो अपने एक एग्जांपल लेकर पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं एंड देन वी विल गो फर्दर। ओके, से फॉर एग्जांपल मेरी कैरिंग अमाउंट थी 100 रुपए की। ओके, मेरी रिकवरेबल अमाउंट में कैलकुलेट करता हूं, तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आया 80 रुपया, और वैल्यू इन यूज आई मेरी 60 रुपए। तो इन दोनों में से हायर कौन सी है? हायर ऑफ टू, दैट इज ₹80। ओके, तो मेरी यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी ₹80। तो रिकवरेबल अमाउंट माइनस, सॉरी, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज 20। दिस इज माई इम्पेयरमेंट
लॉस। तो मैं अपनी वैल्यू को 100 में से 20 रुपए घटा के बुक्स में अब 80 रुपए पे दिखाऊंगा। सो दैट इज माई इम्पेयरमेंट लॉस। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हमने कल ही एक इंडेस के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था जो आप देख सकते हैं। ये आती है हमारी इंडेस 113 के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट। तो फेयर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट इज द वैल्यू either for sale of that particular asset या फिर तो as calculated in that particular index 113 less cost of disposable। तो मैं सिंपल रख सकता हूं 113 इंडेक्स में जो वैल्यू आई है माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या हो सकता है कोई लीगल कॉस्ट लगे मेरे को, लीगल कॉस्ट हो सकता है मैं कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करूं। ओके, हो सकता है मेरे को वो एसेट, वो प्लांट एंड मशीनरी था, वो जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे को पूरा का पूरा जमीन तोड़ना पड़े, तो कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सच एसेट। ओके, ऐसे काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकलेगा। तो वो 113 में जो मेरी वैल्यू निकली है वो से माइनस हो जाएगा। बी, वैल्यू इन यूज। सो एज अ वैल्यूअर आपके लिए वैल्यू एंड यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू एनीथिंग एल्स, बिकॉज यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर एसेट की आज के दिन की वैल्यू निकालनी है। अगर इन सिंपल टर्म्स बोले तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालनी है। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी था, मशीन 1। ओके, अगर मैं आज उसका फ्यूचर कैश फ्लो निकालता हूं तो ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 4 पे और ईयर 5 पे मेरा यहाँ पे ईयर 1 में मेरा 100 रुपीज आता है, ईयर 2 में 200 रुपीज, ईयर 3 में 300 रुपीज, ईयर 4 में 400 रुपीज, ईयर 5 में 500 रुपीज। ये पांचों को जोड़कर से फॉर एग्जाम्पल कंपनी की डिस्काउंटिंग रेट आर द रेट ऑफ रिटर्न दैट कंपनी वांट्स टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट, अगर ये आती है 10%, तो मैं इन पांचों का कैश फ्लो को 10% से डिस्काउंट करूंगा एंड आई विल कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज। यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है। आप ये जो प्रोजेक्शन बनाते हैं, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज ध्यान रखेगा। जो प्रोजेक्शन आपके बनेंगे दैट विल बी फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स। ओके, 5 साल से ज्यादा का प्रोजेक्शन आप नहीं लोगे। दूसरा चीज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द रेट ऑफ रिटर्न। ओके, द रेट ऑफ रिटर्न दैट हैज टू बी, दिस इज गोइंग टू बी एसेट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप एसेट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाल सकते तो आप कंपनी का WACC यूज करेंगे। ओके, so what you have to understand is the rate of return that you are going to use is going to be the asset specific and not the entity specific। बट फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन अगर आप एसेट स्पेसिफिक नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कंपनी का WACC यूज करके आप रेट निकालेंगे। तो उस तरीके से आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इन एनी सर्कमस्टेंसेज इफ recoverable value is greater than the carrying amount, then there will be no इम्पेयरमेंट। ओके, अगर आपके मेरे वाले ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट 120 रुपए आई होती और आपकी कैरिंग वैल्यू 100 रुपए है, तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज यू विल नॉट बी डूइंग एनी इम्पेयरमेंट। तो प्लीज फॉर्मूला याद रखेगा, इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला है कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू में से आपको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल घटाना है। वैल्यू इन यूज क्या होगा, आज के दिन पे आपके बुक्स में वो पर्टिकुलर एसेट कितने रुपए में रिकॉग्नाइज हुआ है, दैट इज परचेज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस इंपेयरमेंट टिल डेट। अब हम लोग आते हैं, अभी तक हमने समझा कि इंपेयरमेंट क्या है। नाउ वी विल कम टू द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा रिकॉग्निशन स्लैश मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली इंड एएस को अगर आप टेक्स्ट खोलोगे तो पैराग्राफ नंबर 58 टू पैराग्राफ नंबर 108 टॉक्स अबाउट एंटायर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ द इम्पेयरमेंट। बेसिकली वो बोलता क्या है, आपको सारे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं वो बोलता क्या है कि आपको एवरी ईयर एंड, मतलब आपका अगर 31 मार्च ईयर एंड है तो आपको ईयर एंड पे टेस्टिंग करना है।
कि भाई इस पर्टिकुलर एसेट पे कोई इंपेयरमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, जो भी आपका लॉस आएगा, लॉस आपको पीएनएल के थ्रू रिकॉर्ड करना है। इन केस अगर आपका जो एसेट जिसके ऊपर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो वो ऑलरेडी रीवैल्यूड एसेट है, ओके, इफ इट इज ऑलरेडी अ रीवैल्यूड एसेट, तब इसका जो लॉस होगा वो ओसीआई, दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के द्वारा ये पर्टिकुलर लॉस रिकॉग्नाइज होगा। अब आप मेरे को पूछोगे सर मेरे को थोड़ी ना सपना आएगा मेरे को इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं करना है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ फाइनेंस गाई, दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर मी। तो यू हैव टू टेस्ट सर्टन, यू हैव टू सी कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कोई इंडिकेटर्स एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बेसिस दोज इंडिकेटर यू हैव टू जज वेदर यू हैव टू डू इम्पेयरमेंट और नॉट। तो आपके लिए इंडिकेटर्स आपको टेस्ट चेक करने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स को भी अगर मेरे को बाइफरकेट करना है तो इंडिकेटर्स है बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड अनदर इज इंटरनल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स का मतलब क्या होगा? ऐसे कोई इंडिकेटर्स जो आपके कंपनी के एम्बिट के बाहर है। ओके, सो इसके एग्जांपल लेना है तो अगर आपकी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू पूरी डिक्लाइन हो गई। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जिस आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आपने कुछ नहीं किया बट मार्केट में ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आप विंडोज के मोबाइल फोन बना रहे थे, मार्केट में एंड्रॉइड आ गया, आईओएस आ गया, पूरी विंडो की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। थर्ड हो सकता है चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपके जो आप जिस आपने जो इंटरेस्ट लिए हुए थे वो सारे इंटरेस्ट रेट लोन लिए हुए थे उसकी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है। एंड फोर्थ है लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो अगर कम हो जाता है। तो ये सारे हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके इंटरनल फैक्टर्स क्या हुए? अगर मेरे को इंटरनल फैक्टर्स देखने हैं तो आपकी जो कंपनी के अंदर आपकी फॉर एग्जांपल की मैनेजमेंट पर्सनल थे आपके, वो पूरे चेंज हो गए। ओके, पूरी की पूरी की मैनेजमेंट टीम चेंज हो गई, पूरी की पूरी की मैनेजमेंट टीम छोड़ के चली गई। ओके, आपकी एसेट की जो वैल्यू थी, एसेट वैल्यू डिक्लाइंस, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी डिक्लाइन हो जाती है, या फिर तो कोई फिजिकल लॉस हो जाता है, फिजिकल लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है जो विद इन योर ऑफिस या फैक्ट्री है, तो वो आपका इंटरनल इंडिकेटर में आता है। तो आपको एवरी 31 मार्च को अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ बैठना है। आपको ये सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये एनालाइज करना है वेदर कोई इंपेयरमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि देयर आर सर्टन स्पेसिफिक एसेट जिसके लिए इंडिकेटर हो नहीं हो आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करनी पड़ेगी। सम स्पेसिफिक assets on which you have to test impairment irrespective of indicators। सो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा आपकी जो गुडविल होगी वो। तो गुडविल का मतलब आपने जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के द्वारा गुडविल आपके पास आई है वो वाली गुडविल। और दूसरा आपका होगा इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है। ओके, जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, वो पर्टिकुलर फिक्स एसेट, उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को आपको टेस्ट करना है। ओके, हमने ये समझ लिया कि फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फेयर वैल्यू हमने समझ लिया 113 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। एंड उसमें भी अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना है कि कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। So now comes to the next concept. This concept is very important from understanding the entire impairment. Impact of impairment in books.
अब आप मेरे को बोलेंगे सर आपने हमसे इतनी सारी एक्सरसाइज करवा ली, इतनी मेहनत करवा ली, एक पर्टिकुलर एसेट की फेयर वैल्यू निकलवा ली, उसकी वैल्यू इन न्यूज निकाल ली, अब इसका करूं तो मैं क्या करूं? ओके, अब आपका जो होगा, आप इसको पीएनएल में अकाउंटिंग करेंगे, पीएनएल में इसका लॉस बुक करेंगे। तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट आपका कहाँ पे आएगा? पहला इंपैक्ट आएगा आपकी जो फिक्स एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो आज से जहां से आपने इंपेयरमेंट किया वहां से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन will be on such reduced value after impairment। दूसरा इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा? आपका दूसरा क्या होता है, आपका फिक्स एसेट का वैल्यू के ऊपर, डेप्रिसिएशन का वैल्यू पे ऊपर आपने कहीं ना कहीं एक डिफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कैलकुलेट किया होगा। बट अगर आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू ही पूरी चेंज हो गई तो आपको इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पे भी डीटीए या डीटीएल को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। करेक्ट। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इंपेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी मोर देन द कैरिंग अमाउंट। मतलब आप उस एसेट की वैल्यू को जीरो कर सकते हो, जीरो के नीचे तो अकाउंटिंग होती नहीं, तो जीरो के नीचे जा नहीं सकती। अगर कोई कारण से वो जीरो के नीचे जा रही है, वो नेगेटिव जा रही है, तो उसका आप बुक्स में प्रोविजन क्रिएट करेंगे। आप क्या करेंगे? उसका बुक्स में आप उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब अपने और एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो वी ऑल हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम बट इट रियली बॉदर्स अस अ लॉट, दैट इज कैश जनरेटिंग यूनिट। इसको मैं सिंपल छोटे में लिखूं तो सीजीयू। तो अगर सीजीयू को समझना है तो सीजीयू को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल आप एक बॉटलिंग प्लांट थे, आपका कोल्ड ड्रिंक का बॉटलिंग प्लांट था, उसमें बहुत सारी मशीनरीज अपना अपना काम करती है, जब जाके एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बनती है। ओके, उसमें एक मशीनरी थी जो खाली कांच की बोतल बनाती है। अगर आप आज मार्केट में जाके खाली कांच की बोतल देखते हो, बेचने का ट्राई करते हो, तो वो नहीं बिकती है। बट दूसरी और एक मशीन थी जो उसके साथ ढक्कन भी लगाती है। तो अगर आप पूरी की पूरी ढक्कन वाली बोतल मार्केट में, खाली कांच की ढक्कन लगाई हुई बोतल मार्केट में बेचने जाते हो, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ओके, तो आपके पर्पस के लिए आपकी सीजीयू होगी ये दो पर्टिकुलर मशीन्स मिला के। ओके, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरा मशीन 1 था जो खाली एक बॉटल बनाता था, एंड मशीन 2 था जो कैप बनाता था बॉटल का। खाली बॉटल की, विदाउट कैप, उस बॉटल की मार्केट वैल्यू जीरो है। बट अगर मैं मशीन 1 प्लस मशीन 2 बॉटल विथ कैप बेचता हूं तो इसकी मार्केट वैल्यू से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पर बॉटल है। तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस माय सीजीयू विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन 1 एंड मशीन 2। तो अगर थ्योरेटिकली मेरे को डेफिनेशन समझनी है तो सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ identifiable group of assets that are capable of generating some income। तो मेरा यहां पे अगर देखो तो स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या हो गया? हो सकता है कंपनी में 25 मशीन है, बट मेरा स्मॉलेस्ट ग्रुप हो गया मशीन 1 प्लस मशीन 2। आई एम एबल टू आइडेंटिफाई मशीन 1 एंड मशीन 2, एंड ये केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू है। मशीन 1 वाज नॉट केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, बट मशीन 2 इन इटसेल्फ इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो अगर इसको मैं और सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो एक सीजीयू कैन बी इधर एसेट और इट कैन बी अ लाइबिलिटी ऑल्सो। ओके, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट प्लस लाइबिलिटी। ओके, अब आप बोलोगे सर अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था ये एसेट, ये पूरा इंडेक्स खाली एसेट के ऊपर होता है, अब आप लाइबिलिटी को भी बीच में ला रहे हो। तो समझने का कोशिश कीजिए, एसेट जो होगा, तो एसेट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जहां पे एसेट है यहाँ पे, तो वो एसेट होना चाहिए स्पेसिफिक
टू दैट सीजीयू, हमारा केस में जो पर्टिकुलर कैप और ये बॉटल था वो एक स्पेसिफिक सीजीयू का एसेट है, वो एक कॉर्पोरेट एसेट भी अगर हो सकता है तो उसमें कॉर्पोरेट एसेट्स भी आ जाएंगे। एंड तीसरा, अगर कोई अलोकेटेबल गुडविल है, अलोकेटेबल गुडविल है आपकी, तो उसको आप बॉटम्स अप अप्रोच मतलब प्रोराटा बेसिस पे उसको अलोकेट कर देंगे। अगर आपकी वो लाइबिलिटी है, आप लाइबिलिटी तभी कंसिडर करोगे, यू विल कंसिडर लाइबिलिटी ओनली इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट द लाइबिलिटी। ओके, कंसिडर ओनली इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी calculated without this. ओके, सो आपका सीजीयू विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एसेट्स जिस जो एक पर्टिकुलर इनकम जनरेट कर सकती है। वो स्मॉलेस्ट एसेट, एसेट और लाइबिलिटी का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। वो तब होगा कॉम्बिनेशन जब आपका कोई कारण से वो पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू विदाउट टेकिंग द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, अब आता है आपका कोई भी टाइप का अलोकेशन। ओके, नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अलोकेशन। आप सीजीयू में सबसे पहले अलोकेट करते हो गुडविल को। अगर आपका पूरा लॉस आया, आपने ये कैलकुलेट किया और आपका इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन आया, इंपेयरमेंट लॉस अलोकेशन, तो आप सबसे पहले उसकी गुडविल में से उसको माइनस करोगे और उसके बाद जो सारे एसेट्स है, मतलब आप दूसरे सारे एसेट पे प्रोराटा बेसिस पे करोगे। तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपकी गुडविल थी 100 रुपीज। ओके, मशीन 1 आपका था 100 रुपीज का, मशीन 2 आपका था 200 रुपीज का। ओके, आपका इंपेयरमेंट लॉस फॉर एनी रीजन, इंपेयरमेंट लॉस आपका आया मान लेते हैं 110 रुपए। तो आप पहले ये पूरी की पूरी गुडविल को राइट ऑफ करोगे, जो यहाँ पे 80 रुपए है वो आपका। फिर लॉस जो बचता है 30 रुपीज का लॉस आपका बचता है, उसको आप मशीन 1 एंड मशीन 2 में प्रोराटा बेसिस पे बाइफरकेट करोगे। तो इट विल बी सिंपल, 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 300 और 30 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 300। आपका ये जो आएगा दैट विल बी द प्रोरेटेड अलॉटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉस। और अब अपना फाइनल एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी विल डिस्कस इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो मतलब जिस तरह से कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस आए थे आपको कि मतलब कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई, प्रोडक्शन फेलियर्स हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड कम हो गई, इंटरेस्ट रेट खराब हो गई, तो आपके कुछ नेगेटिव आपको जैसे ये आए थे, उस तरीके से आपके पास कभी पॉजिटिव फैक्ट्स भी हो सकते हैं जहां पे आपका रिवर्सल आपको करना पड़े, जहां पे आपने इम्पेयरमेंट बुक करके रखा हुआ था बट आपको उसको रिवर्स करना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑपोजिट इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर्स यहां पे भी सेम रहेंगे, एक्सटर्नल इंडिकेटर, बट आपने जैसे इंपेयरमेंट के लिए एनालाइज किया था आपको उसको उल्टे तरीके से, अपोजिट तरीके से एनालाइज करना है। तो आपका रिवर्सल का फॉर्मूला क्या होगा? रिवर्सल फॉर्मूला विल बी लोअर ऑफ, प्लीज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, वो डायरेक्ट आपको इंपेयरमेंट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो रिवर्सल ही पूछेगा, बिकॉज जनरली स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, और प्लीज याद रखिए यहां पे एक और है, और इंपेयरमेंट लॉस टिल डेट लेस सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। ओके, तो इसका पॉइंट बी का मतलब क्या हुआ? पॉइंट बी का सिंपल टर्म्स में लिखूं तो आपकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर इंपेयरमेंट माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट इफ देयर वाज नो इम्पेयरमेंट। आपको यह ध्यान रखना है, आपका रिवर्सल का फॉर्मूला होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, और इंपेयरमेंट लॉस माइनस सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। तो इट्स वेरी सिंपल है। इसको लेकर एक सम है जो इंस्टीट्यूट की मैट में भी है,
मैं यहाँ पे लिंक में उसको डाल दूंगा, आप उस सम को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल सम है, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको साथ में डाल दूंगा। डोंट वरी अबाउट द नोट्स। कल मेरे को कुछ कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि सर नोट्स दे दिया कीजिए तो बेटर रहेगा, तो मैंने इसकी पीडीएफ बना के वहीं पे डाउनलोड मैं डाल दूंगा, सो दैट यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल एंड यू कैन यूज इट। Thank you for your support. Please like, share, and subscribe to my channel for more videos like this for your educational purposes. Thank you.